पिछली वीडियो में हमने आपको लोदी वंश के बारे में बताया था। आज हम आपको वीडियो में लेकर के आए हैं कि पूरी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, किस तरह से शासन कार्य चलता था। आइए देखते हैं कि सल्तनतकालीन प्रशासन व्यवस्था। 13वीं सदी की प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए काल का सूत्रपात माना जाता है। शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। सल्तनतकालीन प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान का महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के लिए जिले उन्हें सरकार कहते थे तथा उसके नीचे उपसंभागीय क्षेत्र होते थे, जिन्हें सिख कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार तथा सिख के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिख में एक भू राजस्व अधिकारी होता था।
जिसे आमिल कहते थे। सिख में पोतदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। स्थानीय शासन, प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। वह भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसीलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती चली गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़ आदि। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।